अच्छा, अब यहाँ अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे जो जिक्र किया हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट जो अगर चेंज होगा, इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से उन ऑर्गेनाइजेशंस को और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल एसेट्स में जो है वो डील कर रही होती हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं ये यही जो जिनका काम ही लेंडिंग और बोरोइंग वगैरह का जो है, बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई वगैरह वगैरह, इनका काम क्योंकि चल ही इंटरेस्ट रेट के साथ होता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट किया तो इनका अच्छा खासा या तो फायदा हो सकता है अगर ये इसको प्रॉपरली मैनेज करें, या अच्छा खासा जो है वो बेड़ा गर्क हो सकता है। हम यहाँ पे जो है वो हेजिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, और हेजिंग यूज करते हुए हम अपने उसको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, या उसको यानी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट होना हो, नहीं होना ना हो, लॉस ना हो। हमने बात पहले भी की थी कि हेजिंग का जो बेसिक मकसद जो है वो लॉस को ना होने देना है, लॉस को मैनेज करना है, लॉस को कंट्रोल करना है, रादर कि हम उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट कमाएं। तो अभी तक की जो डिस्कशन वो हमारी वो इसी बात के ऊपर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी यानी इट कैन टेक ईदर द फॉर्म ऑफ either a fluctuating rate or a fixed rate, और उसके अकॉर्डिंगली अगर जब जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो अगर चेंज होगा तो वो आप पे इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है। ये काफी हद तक तो ये चीज आपके लिए नई होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये हम एफआरएम में जो इंटरेस्ट रेट्स का जो चैप्टर था ये बात जो है वो डिस्कस की। इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज, लेकिन बहरहाल अगर वो है भी तो थोड़ा बहुत हमने आज इसको डिस्कस कर लिया। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क इज पर्टिकुलरली हाई व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंजेस आर फ्रीक्वेंट एंड इट इज अनसर्टेन वेदर द नेक्स्ट मूवमेंट इन रेट गो अप और डाउन। अब यहाँ तो जैसे लोग जो है वो काफी अरसे से प्रिडिक्ट कर भी रहे थे और वो कह भी रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ड्रॉप होगा, लेकिन हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो वाज एडमेंट कि नहीं, पैसा अगर अट्रैक्ट करना है तो वी नीड टू ऑफर अ हायर रेट। बाद च रोला भी पाना है कि हमसे जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं होता, लेकिन बहरहाल हमने इंटरेस्ट रेट ऑफर जरूर सबको दुनिया में सबसे ज्यादा करना है। ये आप हमें सुना रहे हैं ना, बाद में रोला पाना है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सर बिल्कुल हम समझ रहे हैं, अंदर वाली बातें हम समझ रहे हैं। दुनिया में सर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई नहीं था, और उसकी खैर वो रीजन भी थी। हॉट मनी के ऊपर जो है वो मैं बात भी कर चुका हूँ, कुछ एक दोस्त के ऊपर मैंने स्टेटस वगैरह भी मैं अपलोड डिटेल्ड कर चुका हूँ कि हॉट मनी क्या है, क्यों है, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। ये जब भी किस्म की हरकतें होती हैं ना सर, ये मजबूरियों की बेस पे ही होती हैं। सही कह रहे हो। और हर गवर्नमेंट को every government has a particular set of risks, a particular set of restrictions, particular set of threats, particular set of opportunities, जिसके बेस पे, जिसको ध्यान में रखते हुए उसको डिसीजन अपने लिए लेनी पड़ती है। मसलन चलें खैर बात काफी पॉलिटिकल डिबेट में चली जाएगी, बट एवरी गवर्नमेंट जो भी हो उसके जिस वो दौर से गुजर रही है, उस दौर की अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने डिसीजंस लेनी होती हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल उनको
इंफॉर्मेशन या ऑप्शन अवेलेबल होती है वो फिर उस लिहाज से ले लेते हैं सर। वो चीज। ये कह रहे थे जो स्टेट बैंक ने कम किया है इंटरेस्ट रेट के, इसको और कम करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट लाई जाए। तो इज इट के मतलब क्या इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेहतर है या कम बेहतर है किसी कंट्री के लिए? देखें कम होना ज्यादा ना कम, ये डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब देखें फिर आपके वो कम इन्फ्लेशन के ऊपर और चीजें। कम करने की जो बात कर रहे हैं ना, वो कम करने वाले कम करने की बात क्यों कर रहे हैं, या बड़े अरसे से कम करने की बात वो क्यों कर रहे थे। अब वो चीजें शायद मैं ये जो कि आपको बातें कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो समझ में आना शुरू हो जाएं, जो कि बाज़ दफ़ा मैं उस पर कर देता होता हूँ। इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये कि इन्होंने IMF और वो जो प्रोग्राम जो जारी रखना है, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी कि यार अगर ये IMF से ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि IMF ने चीजें देखी होंगी तो तभी इनको कर्जा उन्होंने हैंड ओवर किया है। अब कर्जा लेने का ना IMF से, उसकी कुछ सर्टन प्री कंडीशंस हैं। आपने चीजें किस तरह लेके चलनी होंगी, बिजली की कीमत किस तरह होगी, जिसपे पास्ट में तो आप रोला डालते रहे होंगे, लेकिन अब आपको क्योंकि खोते को चौथे दिन ही समझ में आती है, तो आपको चौथे दिन समझ में आई होगी कि यार पहले भी जो प्राइस राइज होती रही हैं तो उस वक्त भी लोगों के हाथ बंधे हुए होंगे क्योंकि उन्होंने भी डेट कॉवेनेंट साइन किया हुआ होगा। गैस की प्राइस अगर इंक्रीज हुई है तो उसमें भी हाथ बंधे हुए होंगे क्योंकि उनको करनी पड़नी है। इसी तरह प्री कंडीशंस थी आपकी IMF की कि आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या जो आपने फिस्कल डेफिसिट है, इसको इसकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। हमारा तकरीबन फिस्कल डेफिसिट जो है वो तकरीबन बड़ा कोई चैंपियन टाइप का कोई बंदा आ जाए तो वो तकरीबन कुछ 4-5% पे 6% के नीचे आ जाता है। बढ़ते बढ़ते तकरीबन अगर थोड़ा सा हाथ ढीला रखा हुआ हो या कुछ इस तरह तो वो तकरीबन कुछ 6, 6.5, 7, 8 पे आ जाते हैं। 7, 8 पे वैसे मुश्किल ही जाता है, लेकिन 6, 6.5% तक निकल जाए, चैंपियन आ जाए तो वो उसको कम करते करते तकरीबन ले आता है 4% पे, 4.5% पे। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज है कि आपकी आसान अल्फाज में, जितने शदीद तरीन आसान अल्फाज में जितनी आपकी इनफ्लोज हो रही हैं, आउटफ्लोज उससे ज्यादा हो रही हैं। शदीद तरीन आसान अल्फाज में अगर बात करूं, और हम हमेशा इतना हमारा इनफ्लो नहीं हो रहा होता जितना हमारा आउटफ्लो हो रहा होता है। तो और जिसकी वजह से फिर ये है कि हमें कहीं ना कहीं से अमाउंट 1972 से आज तक हमें अमाउंट बोरो करनी पड़ रही है कहीं ना कहीं से। 1972 से पहला फिस्कल डेफिसिट हमारा आया था। 1984 दरमियान में स्टेबल भी हो गए थे जी, काफी अर्सा, दरमियान में स्टेबल भी रहे हैं। नहीं सर, कभी भी हम स्टेबल उसके बाद से नहीं हो सके। रीजंस फिर वही वाली बात है कि क्लास होती 3-3 घंटे की हमारी हो रही होती तो कुछ हम डिस्कस कर भी लेते। आजकल जरा मेरे हाथ भी बंधे हुए ही होते हैं तो लेकिन पहला फिस्कल डेफिसिट जो था हमारा, दैट केम इन 72 में था, बिल्कुल और ठीक फिर है। वी वेंट टू द IMF इन 1984 और 85 समथिंग। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि असल जो डेट है वो 84 ये वाली डेट है। 1972 में मेरा ख्याल लिया था, उसका मुझे सही बताया नहीं पता, मैं ऐसे ही मारूं, बट मुझे 80s की डेट याद है क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, तो 80s वाली 83, 84 वाली डेट। हाँ, कि वो हम उसमें IMF के पास गए थे, लेकिन उससे पहले हम आगे पीछे से हिसाब किताब गुजारा करके, क्योंकि कर्जा आपने कहीं ना अच्छा, ओके, अच्छा, मतलब उस वक्त IMF के पास नहीं गए थे, ठीक है, हाँ, ओके। IMF के पास नहीं गए थे। बाकी जो दैट इज हाँ, यही मेरे भी ज़हन में यही था कि मतलब हम 72 में तो IMF के पास नहीं गए, बट वो क्योंकि आई वाज नॉट नोइंग, इसलिए आई वाज नॉट श्योर। ठीक है सर, कि वो हम लोगों ने बोरो डेफिनेटली आगे पीछे से करते रहे होंगे। ब्रादर इस्लामी मुल्क हो गया, ये जो वर्ल्ड बैंक उस वक्त इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, उन लोगों ने दे दिया होगा, सऊदी ने दे दिया होगा दाएं पे। और हाँ, और मैनेज, क्योंकि डेफिनेटली आपको चीजें खर्चे आपने करने तो हैं।
इनफ्लोज सर आपके पास अगर नहीं आ रही हैं तो पार्टली इसमें फैक्टर्स बहुत से थे, खैर उसमें अभी क्योंकि 6:28 हो गए हैं तो बहुत ज्यादा मेरे पास जाने का उसमें टाइम नहीं है। तो कहने का जो मेन मकसद जो था वो ये था कि कर्जा लेने की कंडीशंस होती हैं जो कि आपको मीट करनी पड़ती हैं, और जब वो कंडीशंस आप मीट करेंगे तो फिर आपको उधार भी मिलता रहेगा। अगर आप कंडीशंस मीट करेंगे तो तब आपको उधार मिलेगा, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो तब मिलेगी। अब वो उस चीज को मीट करने के लिए सारी बात जो इतनी ज्यादा फैल गई, जो करना चाह रहा था, जहां से बात शुरू हुई थी वो ये शुरू हुई थी कि अब वो जो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को स्क्वीज करने के लिए और उसको उस रेंज में लाने के लिए जो रेंज हमें बताई गई है, हमें पैसे चाहिए थे। अब जितने हालात हम लोगों के खराब हैं कि हमें को कर्जा भी नहीं देगा, तो चले, हम मैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जी मैं अभी टाइम नहीं है जी जी इसलिए। टाइम वो नहीं है तो वो ऑब्वियसली तो अब हमें क्योंकि पैसा चाहिए था, क्योंकि हालात कोई ज्यादा हमारे फाइनेंशियली इतने ठीक नहीं थे, तो द गवर्नर स्टेट बैंक टुक अ वेरी ड्रास्टिक मेजर कि यार इतना रेट ऑफर कर दो, इतना रेट ऑफर कर दो जो कि कोई भी ना कर रहा हो। तो मेक मेक देम एन ऑफर दे कैन नॉट रिफ्यूज वाली बात है कि 13% हाँ, का रेट ऑफर कर मेक दो मी तो एन ऑफर जिगर ये आई तो कांट दुनिया में रिफ्यूज। कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भाग के तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा वो भाग के आ तो गया। अब ये सारा सवाल जो है ना ये बेसिकली इब्राहिम का पूछा हुआ है। इन्वेस्टर भाग के आ तो गया, पैसे आ गए, रिपरकशन क्या है इसका? रिपरकशन नंबर 1 इंटरेस्ट की जगह कि अब इंटरेस्ट लिया है तो जिगर इंटरेस्ट वापस भी तो करना है, और अगर हाईएस्ट रेट ऑफर किया है तो जिगर हाईएस्ट रेट पे भी करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने तो ऑफर कर दिया रेट इतना हाई हाई रेट, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री जब उधार लेना चाहेगी तो लाजमी बात है काइबर की कैलकुलेशंस में भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बीच में। अब अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई हो गया है तो जब इंडस्ट्री वाले को उधार चाहिए होगा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई ऑफर करने के बाद उसको कर्जा मिलेगा। अब वो कर्जा क्योंकि ले नहीं सकता तो ऑब्वियसली उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन के ऊपर भी और बाकी चीजों पे भी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी डेफिनेटली सफर करेगी कि आप चीजें प्रोड्यूस भी ठीक तरीके से, जीडीपी इफेक्ट करेगी, जीडीपी इफेक्ट करेगी, तो इसका इफेक्ट बड़ा बड़ा शदीद तरीन लंबा जाता है। 1% अगर आप वो करते हैं, पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं, तो 0.5% जीडीपी आपकी जो है वो नेगेटिव साइड पे नीचे आ जाती है। तो जब ये 6-6.5% से 13% पे लेके गए तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी जीडीपी जो थी वो डेफिनेटली यानी 6 से 13 पे गए तो 7%, 3.5% का जीडीपी ने नीचे आना था। अब जीडीपी हमारी माशाल्लाह क्योंकि पहले ही, और वो इफेक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों होगा, कि जब बंदे को कर्जा बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री ऑप्ट नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, बंदे जॉब से फारिग होंगे, तो बंदे चीजें खरीदेंगे नहीं तो चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी, इट्स अ वेरी लॉन्ग इफेक्ट जो कि ट्रिकल करता 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 बात कहीं से कहीं फैल जाती है। तो विशियस साइकिल, विशेष साइकिल है, और इस वजह से लोग कह रहे थे, बड़े अरसे से कह रहे थे कि भाई साहब अब तो हालात, पहले तो जो हालात खराब थे, अब तो हालात मजीद और भी इतने खराब हो गए हैं कोरोना और इसकी वजह से कि जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस करने में पहले ही तंग आया हुआ है, तो उसके लिए आसानी पैदा करो कि इकोनॉमी का पहिया चलाना है। तो पहिया चलाने के लिए खैरातों से पहिए नहीं चलेंगे, पहिया चलाने के लिए आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे तो पहिया आगे चलेगा। प्रोड्यूसर को इंसेंटिव दो इस बात पे कि प्रोड्यूसर उधार ले
और उधार क्योंकि फिलहाल तो कहीं से उसको रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो नहीं रहा, उधार उसको सस्ते उस पे करोगे, वो चीजें प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, प्रोड्यूस करने के लिए बंदे चाहिए होंगे, तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, तनख्वाहें दोगे, वो पैसे जेब में आएंगे, खर्चे करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, बंदे हायर करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और बात इस तरह आगे बढ़ेगी। तो खुदा का वास्ता भी तो बढ़ जाएगा ना सर जी, इसमें इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगा ना सर। देखिए डिमांड की बात है, ये सारा कुछ होगा तो मार्केट में पैसा भी ज्यादा हो जाएगा, लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वजारी बात है उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पैसे की वो प्राइस हाइक फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इट इज इन्फ्लेशन रेट जो है ना, जो इन्फ्लेशन रेट तो अभी भी आपका इंटरेस्ट रेट हाई करने की वजह से भी इफेक्ट, अब तो आपने वो भी पढ़ लिए हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी भी पढ़ ली है और अब आपने तो बाकी सारी चीजें भी पढ़ ली हैं। तो अनरियलिस्टिक या एबनॉर्मल इवेंट्स की वजह से आपने इतना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई किया है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। अभी कौन सी इन्फ्लेशन कम हो गई है? एटलीस्ट इकोनॉमी ग्रो तो करेगी ना, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ती भी है तो इकोनॉमी ग्रोथ की साइड पे भी तो जाएगी। यहाँ तो आपने ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज कर ली, और ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद आपने इन्फ्लेशन जो है वो आपने हाई ही रखी हुई है। तो इन्फ्लेशन हाई रखने में नॉर्मल तरीका ग्रोथ भी जारी रहे और इन्फ्लेशन भी होती रहे, तो इन्फ्लेशन ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी, यानी काउंटर होती रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ भी काउंटर कर दें और आप इन्फ्लेशन भी ऐसे ही हाई रखें, तो फिर ये दो तरफ से आपको फेंटी पड़ रही है। और जहां हालात आपके पहले ही ठीक ना हो, वहां पे एक तरफ से भी बंदा फेंटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दो तरफ से तो फेंटी बर्दाश्त करने की सिचुएशन रहती ही नहीं है। तो मजबूरियां हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली हमें ये काम करने पड़ते होते हैं। हम यहाँ बैठ के तो बहुत आसानी से बात कर देते हैं, लेकिन जिनसे आप कर्जा ले रहे हैं, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, उसकी कंडीशंस भी तो पूरी करनी है ना। और अगर उसकी कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तो फिर कर्जा जो है वो नेक्स्ट किस्त कैसे लेंगे उससे। और ये खाली एक नेक्स्ट किस्त की ही बात नहीं है, ये ओवरऑल आपकी उसकी बात है, रेपुटेशन की बात है कि यार अगर आईएमएफ आपको वो डिनाई कर देता है तो ये मार्केट में वो नेगेटिव सिग्नल जाएगा कि जो पहले देने के लिए तैयार था वो भी नहीं होगा, और अगर वो देने के लिए तैयार होगा तो वो आपसे रेट भी अच्छा खासा चार्ज करेगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईएमएफ का टोटल प्रोग्राम ही इतना तो उससे मेनी टाइम्स आप अपना नुकसान कर चुके हैं जितना आपने उनसे वो चीजें लेनी है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ रेपुटेशन कि यार वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स, हम वो चीजें जो है वो अब मैनेज कर सकते हैं जो हमें बताई जाएं, और हम अपने हालात बेहतर कर सकते हैं ताकि जो हमें मनी लेंडर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आए कि यार ठीक है, इस बंदे को कर्जा या उधार वगैरह जो है वो दे देना चाहिए, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो सारी बात जो शुरू हुई थी, जी रोजा, तो मैंने बेटा रोजा पहले से रखा हुआ। तो ये सारा सवाल जो इब्राहिम ने पूछा कि लोग जो कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे, तो वो कहने की वजह कि या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाउन होगा, वो डाउन होने की वजह ये थी कि अब गवर्नमेंट के पास कोई दूसरी ऑप्शन बची नहीं थी। मैं भी जब रोजा खुलने लगेगा मुझे भी बताना, मैं भी करूंगा यार। सर तारीख के लिए छुट्टी करें? बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमने 7 मिनट ऊपर ले गए, तो सैटरडे को फिर हम कोई ग्रुप में बैठ के फिर बात बाकी डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है सर, ओके ओके।